बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए अगेन इंपॉर्टेंट वीडियो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं बीएस 4 ईयर प्रोग्राम में 8th सेमेस्टर में जो 2023 में चैलेंजेस ऑफ चेंजिंग अर्थ का पेपर हुआ था, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस और आखिर पर मैं उसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा। इसका कोर्स कोड है जी बॉट 413। इससे पहले मैं 2022 तक आप लोगों को सारे पेपर डिस्कस कर चुका हूं, 19, 20, 21 एंड 22। अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में से एक पेपर है। डेफिनेटली रिसेंटली जो लास्ट ईयर आया था ये वो पेपर है, और चांसेस होते हैं कि अगले साल उसमें से कुछ ना कुछ रिपीट होगा। लेकिन ये 2023 में शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी दिए गए थे, 15 शॉर्ट क्वेश्चन है अगेन 2 मार्क्स के, इनमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन पहले किसी भी पेपर में नहीं आया। तो ये अब आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि जो पेपर आ रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है पास्ट पेपर से। अल्लाह करे कि जो इस दफा पेपर आए उसमें आप लोगों के लिए पास पेपर्स के भी क्वेश्चंस हों जो कि आप लोगों ने याद किए हैं, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाए और आप लोगों का रिजल्ट भी अच्छा आ जाए। तो एनीवेज ही मैं इसकी डिस्कशन की तरफ चलता हूं। उससे पहले जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो चैनल सब्सक्राइब करें, स्क्रीनशॉट लें और अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे शेयर कर दें, जो अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, +923466139239। जहां पर बीइंग अ सब्सक्राइबर मैं आप लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा, जहां पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल सकता है। तो हम चलते हैं इस डिस्कशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। सो क्वेश्चन नंबर 1 जी, शॉर्ट क्वेश्चंस। 15 शॉर्ट क्वेश्चंस थे, 2-2 मार्क्स के। तो पहला क्वेश्चन था इसमें से, व्हाट डज यूएनडीपी स्टैंड्स फॉर। तो मैंने जैसे कहा कि कोई भी क्वेश्चन पास पेपर में से नहीं है, सारे ही नए क्वेश्चंस हैं, इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा और सारे आंसर्स नोट कर लीजिएगा, सारे आंसर्स अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तो यूएनडीपी एक एब्रिविएशन है, किसका एब्रिविएशन है? दैट इज स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो विच इज अ यूनाइटेड स्टेट या यूनाइटेड नेशंस एजेंसी टास्क्ड विद हेल्पिंग कंट्रीज एलिमिनेट पॉवर्टी, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। और इसके अलावा कि जो कुछ इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड है वो भी इसमें शामिल है, यानी कि ये इन्वायरमेंट को भी बेटर करने के लिए कंट्रीज की हेल्प करती है। सो यूएनडीपी एम्फसाइजेस ऑन डेवलपिंग लोकल कैपेसिटी टुवर्ड्स अ लॉन्ग टर्म सेल्फ सफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। और भी अपने वर्ड्स में आप इसमें कुछ मजीद चीजें ऐड कर सकते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इन्वायरमेंट की बेटरमेंट के लिए ये कंट्रीज के अंदर कोई ना कोई प्रोग्राम लॉन्च करती हैं, एजेंसीज जो होती हैं। इसी तरह से ये यूं समझ लें कि एक तरह से एनजीओ की तरह काम करती हैं और गवर्नमेंट की हेल्प करती हैं इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप। तो ये बेसिकली जी हमारे पास अब क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ क्रॉप से रिलेटेड बातें हम लोग इसमें ऐड करेंगे। क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं वो इंक्लूड करती हैं मैनेजमेंट ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल के हवाले से चीजें, लैंड, पेस्ट, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी, फिर यूज ऑफ सीड्स एंड मैकेनाइजेशन एंड डिसीजन मेकिंग टेक्नोलॉजीज। यानी इन सारी चीजों का ताल्लुक क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप से है। तो स्मार्ट क्रॉप का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमने प्लांट को नहीं देखना होता, हमने क्लाइमेट को माइंड में रखते हुए सॉइल की कंडीशंस देखनी होती हैं, फिर वहां पर पेस्ट किस किस्म के हैं, फिर वाटर की क्वालिटी क्या है, वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, वहां पर उन प्लांट्स के अलावा जो हम ग्रो करवाना चाहते हैं यानी क्रॉप्स, उसके साथ जो दूसरे प्लांट्स ग्रो करेंगे। इन अदर वर्ड्स बायोडाइवर्सिटी वहां पर किस किस्म की है, क्या वो प्लांट्स को कंपटीशन शो करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। और ये जो एक प्रैक्टिस होती है इसको एक और नाम दिया जाता है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर यानी CSA। सो इट इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू मैनेजिंग लैंडस्केप्स, क्रॉपलैंड, लाइवस्टॉक, फॉरेस्ट एंड फिशरीज। तो कोई एक चीज का नाम नहीं है, इसमें हम लोग एग्रीगेट करते हैं, या इंटीग्रेशन का मतलब बहुत सारी चीजें हम इकट्ठी कर लेते हैं और उसको प्लांट्स की ग्रोथ की बेटरमेंट के लिए उसमें यूज करते हैं। सो दैट एड्रेसेस द इंटरलिंक्ड चैलेंजेस ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ताकि जो फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हमें हो रहा है यानी कि फूड की शॉर्टेज हो रही है, उसको किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को हमने इकट्ठा करके कोलेक्टिवली नाम देना है क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाउ हैज द वॉर इन यूक्रेन अफेक्टेड फूड सिक्योरिटी। ये जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो आपके ये आजकल के जो हॉट इश्यूज हैं, कहीं पर भी अगर इन केस कहीं पर वॉर हो रही है, जैसे कि पैलेस्टाइन यानी कि फलस्तीन के अंदर और इसराइल के हवाले से, इस तरह से और भी जहां जहां पर आपको वॉर की कंडीशंस हैं वहां फूड का
जो क्या इफेक्ट है या फूड के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, तो इसको हम अब यूक्रेन से रिलेट करके किस तरह से बताएंगे। पहली बात तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड इट्स ड्राइवर्स इंक्लूड conflicts and wars in Ukraine and other countries, slowdowns and downturns and climate change। एक तो फूड की शॉर्टेज हो रही है, फिर उसके बाद उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद जो डिफरेंट जगहों पर फूड की शॉर्टेज की वजह से जो बाकी की डिजीज प्रॉब्लम्स हैं वो इसको फेस करना पड़ रही हैं। तो इसमें हम शामिल करेंगे मजीद कुछ बातों को, जैसे कि सिंस February 2022 अगर ऑनवर्ड हम वहां से बात करें, द वॉर इन यूक्रेन हैज काज्ड न्यूमरस कॉन्सिक्वेंसेज इंक्लूडिंग severe stress in food security, इस तरह से which impacts on the national and global levels। The reason for this severe stress are rising prices and supply chain disruptions, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रॉप्स हैं जो कि यूक्रेन से एक्सपोर्ट होती हैं डिफरेंट कंट्रीज को, और अगर इन केस ये वार की वजह से वहां पर सप्लाई खत्म हो रही है तो डेफिनेटली बाकी के जो कंट्रीज होंगे जहां पर वो एक्सपोर्ट करते हैं यूक्रेन, तो वो भी बहुत ज्यादा मुतासिर होंगे, वहां पर भी फूड शॉर्टेज होगी। और इसके अलावा आप इसमें मजीद शामिल कर सकते हैं कि इन 2023 यानी रिसेंट जो सिचुएशन है हमारे पास, द सिचुएशन रिमेन्स क्रिटिकल अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ द यूक्रेन इन द फर्स्ट 10 days आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेन डील। जो ग्रेन डील है यानी इन अदर वर्ड्स वीट है एटसेट्रा, इस तरह की जो बाकी कंट्रीज के साथ डील थी वो जब ब्रेक हुई, खत्म हुई, तो शेलिंग लॉन्च टूवर्ड्स द यूक्रेन टेरिटरी डिस्ट्रॉयड वन जो है 1,80,000 tons of grain and damaged 26 port infrastructure facilities and 5 civilian vessels। तो ये सारे नुकसानात हुए इसकी वजह से, ये जो वॉर हो रही है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा जगहों पर, जैसे उन्होंने मेंशन किया हुआ कि पोर्ट जो है वो सी पोर्ट जो है एटसेट्रा वो भी डैमेज हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, जो टनों के हिसाब से जो है वो गंदम और ग्रेन्स जो हैं वो सारे के सारे वहां पर डिस्ट्रॉय हो गए और खराब हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि फूड सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है यूक्रेन के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, एक और बात इसमें मैंने नीचे मेंशन कर दिया, वॉर विल आल्सो डिस्टर्ब द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द यूक्रेन इन द कमिंग सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का ताल्लुक भी यूक्रेन से था। व्हाट इज यूक्रेन बिगेस्ट एक्सपोर्ट, यानी जारी बात है कि जो अभी हम एक्सपोर्ट में जिसका नाम लेंगे जिस क्रॉप का, वो डेफिनेटली काफी ज्यादा मुतासिर हुई, और इन अदर वर्ड्स वो अगर इन केस यूक्रेन के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो उसको साथ जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जहां पर एक्सपोर्ट किया जाता है स्पेशली, वो भी बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। तो इसमें जो मेजर उनकी एक्सपोर्ट है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर यूक्रेन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट, जैसे कि इन 2021 दे टोटल जो $27.8 जो बिलियन डॉलर, accounting for the 41% of the country's $68 billion in overall export। यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का जो अगर हम इन केस उसका कंपैरिजन करेंगे बाकी सारी की सारी जो एक्सपोर्ट करते हैं वो प्रोडक्ट्स उनके साथ, तो 41% जो कंट्री का एक्सपोर्ट हुआ, जो सारा ज़र मुबादला उनको मिला, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिला। सो यूक्रेन इज नॉर्मली द वर्ल्ड्स टॉप प्रोड्यूसर। अब ये कौन सी चीजें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें सनफ्लावर, मील, ऑयल एंड सीड, एंड द वर्ल्ड्स टॉप एक्सपोर्टर ऑफ द सनफ्लावर, मील एंड ऑयल। तो ये सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं जी सनफ्लावर मील के और उसके साथ साथ ऑयल के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वेयर आर मैंग्रोव्स फाउंड इन पाकिस्तान। ये लास्ट जो पीछे मैंने अभी 2022 का पेपर डिस्कस किया है उसमें भी आपको मैंग्रोव्स के बारे में बताया था, और पाकिस्तान के अंदर बताया था जी सिंध के अंदर स्पेशली जो कोस्ट लाइन है वहां पर ये मौजूद है, बलूचिस्तान में है। तो यही इसमें आप आंसर दे देंगे कि मैंग्रोव्स इन पाकिस्तान आर फाउंड अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान। द मैंग्रोव लोकेटेड अलोंग द डेल्टा ऑफ द रिवर इंडस इन सिंध इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। और तकरीबन कोई 6 लाख हेक्टर के करीब जो एरिया है ऑफ मैंग्रोव्स डेल्टा सराउंडिंग द इंडस डेल्टा आर थॉट टू बी द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ड्राई क्लाइमेट मैंग्रोव्स। तो ये भी बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ सिंध के पास या दरिया सिंध के डेल्टा के पास जो मैंग्रोव्स हैं वो वर्ल्ड्स बिगेस्ट ड्राई क्लाइमेट मैंग्रोव्स हैं। सो दुनिया में ये सबसे ज्यादा, और तकरीबन ये 6 लाख हेक्टर एरिया को कवर करते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे, व्हाट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये डेफिनेटली आपको पता होगा कि एक हम स्टैंडर्ड सेट करके तो जो पोल्यूशन है उसके बारे में लोगों को आगाह करते हैं कि पोल्यूशन कम है या ज्यादा है, इसकी बेस पर। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसको हम एब्रेशन करके AQI कहेंगे, इज यूज फॉर रिपोर्टिंग द डेली एयर क्वालिटी। It tells you how clean or polluted your air is,
क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 500 तक ली जाती है, और जो 50 और उससे नीचे वाला जो एरिया है, ये वैल्यू होती है, ये जरा बेहतर जो है वो क्वालिटी शो करता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इस इंडेक्स के ऊपर की तरफ, यानी कि जो वैल्यू बढ़ती जाएगी तो पोल्यूशन ज्यादा वो शो करेगा। सो एंड व्हाट एसोसिएटेड हेल्थ इफेक्ट्स माइट बी अ कंसर्न फॉर यू। द AQI फोकसेस ऑन द हेल्थ effects you may experience with a few hours or days after the breathing polluted air। और उसके साथ साथ इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय द कन्वर्टिंग मेजर पोल्यूटेंट कंसंट्रेशन to a uniform index which is based on the health effects associated with the pollutant। अब अगला क्वेश्चन भी इसी से कुछ रिलेटेड है कि व्हाट इज द बेस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये मैंने अभी आपको बताया कि 50 या उससे नीचे वैल्यू हो तो बहुत अच्छी एयर है, अगर उससे ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री है, और अगर 100 से ऊपर चला जाए इंडेक्स तो इसका मतलब एयर के अंदर पोल्यूशन ज्यादा है। सो AQ वैल्यूज एट और बिलो 100 आर जनरली थॉट टू बी एज सेटिस्फैक्ट्री। When AQI values are above 100, air quality is unhealthy. So at first, for certain sensitive groups of people, then for everyone, as AQ values get higher, तो पहले कुछ लोगों के लिए और फिर आहिस्ता 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 जैसे जैसे वैल्यू ऊपर जाएगी तो सारे लोगों के लिए फिर एयर की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। ये मैं अब आपको एक टेबल शो कर रहा हूँ, उससे रिलेट करते हुए कुछ चीजें मजीद इंफॉर्मेशन में इजाफा के लिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे पहले कॉलम के अंदर आप लोगों को उसकी वैल्यूज बताई गई हैं। व्हेन द AQI इज इन दिस रेंज, अगर 0 से 50 की रेंज में होगा, सेकंड कॉलम के अंदर हमने मेंशन किया हुआ जी लेवल्स ऑफ हेल्थ कंसर्न, तो एयर क्वालिटी कंडीशन उस वक्त क्या होंगी, गुड होंगी। और उसके बाद फिर हम उसको सिंबल क्या देंगे, ग्रीन कलर का सिंबल हम उसको देंगे। 51 से 100 मॉडरेट है, येलो कलर आएगा। 101 से 150 तक अनहेल्दी है फॉर सेंसिटिव ग्रुप, कुछ खास लोगों के लिए, इसको ऑरेंज से मेंशन करेंगे। 151 से 200 अनहेल्दी है, ये रेड से मेंशन होगा। 201 यानी 201 से 300 तक वेरी अनहेल्दी है, पर्पल से। और लास्ट वन पर 301 से 500, जैसे मैंने कहा था ये 0 से 500 की वैल्यू होती है, तो लास्ट पे जो हमारे पास वैल्यू है वो हैजर्डस है, यानी कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, और इसको मैरून कलर से शो किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर 4 इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब इसमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है। क्लाइमेट चेंज का ज्यादा हम रिलेशन करते हैं ग्लोबल वार्मिंग से। सो क्लाइमेट चेंज इनकम्पासेस ग्लोबल वार्मिंग बट रेफर्स टू द ब्रॉडर रेंज। अगर हम बात करें तो दैट आर हैपनिंग टू आवर प्लेनेट इंक्लूडिंग, तो मेरे ख्याल से ये 4 है। आप अपनी मर्जी से कोई भी 4 इफेक्ट्स लिख सकते हैं क्लाइमेट चेंज के, जैसे कि नंबर 1 पर लिखा हुआ है राइजिंग सी लेवल, क्योंकि ग्लेशियर्स जब मेल्ट होते हैं क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग है, यानी कि इन अदर वर्ड्स जब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आप लोगों ने पढ़ा होता है, और उसकी वजह से जब मेल्टिंग होगी ग्लेशियर्स की तो बहुत ज्यादा पानी आएगा सी के अंदर, तो उसका सी लेवल बढ़ेगा, तो श्रिंकिंग माउंटेन ग्लेशियर्स यानी कि मेल्टिंग उनकी ज्यादा होगी तो वो कम होते जाएंगे। सो एक्सेलरेटिंग द आइस मेल्ट इन ग्रीनलैंड, एंटार्कटिका एंड आर्कटिक जोन, तो उसमें भी बहुत ज्यादा मेल्टिंग होगी आइस की। और उसके बाद फिर लास्ट पर मैंने मेंशन किया शिफ्ट्स इन फ्लावर और प्लांट ब्लूमिंग टाइम्स, यानी कि जो फूलों के निकलने का टाइम है, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, इन सब के अंदर चेंज आएगा। इसको कहते हैं चेंज इन वेदर पैटर्न, तो वेदर पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज प्लैंकटन ब्लूम। इसको भी हमने जो प्रीवियस पेपर था जी 2022 उसमें थोड़ा बहुत डिस्कस किया था अंडर द हेडिंग ऑफ अपवेलिंग। मैंने आपको बताया था कि जब नीचे से पानी जो है वो ठंडा पानी रिच इन न्यूट्रिएंट्स जब ऊपर आ जाए, और ऊपर से क्यों आया, क्योंकि वहां पर सरफेस वाटर को विंड ने रिमूव कर दिया था, तो फिर उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो प्लैंक्टन्स की ग्रोथ को बेहतर करते हैं, और प्लैंक्टन्स जब बहुत ज्यादा किसी एरिया में ग्रो करते हैं तो उसको कहते हैं प्लैंक्टन ब्लूम, और उससे मछलियों को फायदा होता है, बड़े एनिमल्स को फायदा होता है, यानी कि उनकी खुराक ज्यादा हो जाती है। तो फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स आर accumulations of microscopic algae in the surface layer of fresh and marine water bodies. So although many blooms can occur naturally, nutrients linked to the anthropogenic यूट्रोफिकेशन, जिसमें इंसान भी शामिल है जी, जो उसका एडिशन है जी फर्टिलाइजर्स को ऐड कर देना किसी लेक में या किसी भी वाटर बॉडी में। तो मैंने उस वक्त भी बताया था जी पिछले वीडियो में भी कि छोटे लेवल पर अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये कुछ हद तक नुकसानदेह है, लेकिन बड़ी वाटर बॉडी की बात करेंगे तो वहां ये फायदेमंद हो जाता है बाकी की स्पीशीज या बाकी की लाइफ के लिए। तो हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक यूट्रोफिकेशन आर एक्सपेक्टेड टू इंटेंसिफाई देयर फ्रीक्वेंसी ग्लोबली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन पहले बाद में आ गया, आंसर पहले लिखा हुआ। एनीवेज, प्लैंक्टोनिक ब्लूम वाज रिसेंटली शोन ऑफ शोर ऑफ विच कंट्री। अब इसमें कोई स्पेसिफिक आंसर तो नहीं है, लेकिन अगर इन केस आप कुछ सर्च आउट करें तो सितंबर 2023, और उसके बाद की इंफॉर्मेशन मुझे ऐसा सच नहीं मिली, ये रीसेंट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो मुझे मिली है उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर दे रहा हूं, तो हो सकता है कि इसका आंसर आप डिफरेंट कहीं पर सर्च आउट करें। तो इसलिए एनीवेज इस तरह के क्वेश्चंस वैसे नहीं देने चाहिए, बिकॉज ये एक जनरल नॉलेज से क्वेश्चन हो जाते हैं, सो वो इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। एनीवेज, एन अनयूजुअली डेंस प्लैंक्टन ब्लूम ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ थाईलैंड में ये देखे गए थे सितंबर 2023 में, इज क्रिएटिंग एन एक्वेटिक डेड जोन, तो उसको ये नाम दिया गया था। सो थ्रेटनिंग द लाइवलीहुड ऑफ द लोकल फिशरमैन who form mussels in the water, और उसके साथ साथ marine scientists say some areas in the Gulf of Thailand have more than 10 times the normal amount of plankton, turning the water a bright green and killing off marine life। तो इतना ज्यादा ये ब्लूम एरिया वहां बन गया था कि उसने वहां पर मेरीन लाइफ को खत्म करना शुरू कर दिया। तो ये एक मैंने कहा इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने कहा कि अभी दी गई है, लेकिन इसके बाद हो सकता है जो रीसेंट इन्फॉर्मेशन हो वो चेंज हो जाए। तो एनीवेज, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। व्हाट इज एसडीडीज या एसडीजीज? एसडीजी ये स्टैंड फॉर, यानी कि इन अदर वर्ड्स ये किसका एब्रिविएशन है जी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। So aim to transform our world. They are a call to action to end poverty and inequality। यानी जैसे हमने शुरू पे यूएनडीपी की बात की है, उसी तरह से मिलता जुलता सा ये हमारे पास जो है एजेंसी है, इदारा है, तो प्रोटेक्ट द प्लेनेट एंड इंश्योर दैट ऑल पीपल एंजॉय द हेल्थ, जस्टिस एंड प्रॉस्पेरिटी। Next question number 12. The Amazon rainforest is sometimes called lungs of earth. Why? ये बड़ा इंपॉर्टेंट अगेन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस कह सकते हैं। सो Amazon rainforest is the most biodiverse region on earth, providing the shelter to the 3 million species. So on plants and animals, इसके अलावा billions of trees absorb tons of carbon dioxide every year and slow down the climate change along with the producing 20% of Earth's oxygen। यानी दुनिया पे जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% आपको Amazon रेन फॉरेस्ट से मिलता है, तो that's why they are named as lungs of earth, so hence named lungs of earth। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान? बहुत आसान है जी, या विच इज द सेकंड लार्जेस्ट? तो मंगला डैम, यू नो कि सेकंड लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा तरबेला डैम है, और सेकंड नंबर पर मंगला डैम का नेम आता है। द सेकंड लार्जेस्ट वाटर रिजर्वायर इन पाकिस्तान इज द मंगला डैम। अगेन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। सो इट इज नॉट ओनली अ वाटर स्टोरेज फैसिलिटी, इट आल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडस वाटर बेसमेंट ट्रीटी, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में हुई, एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 था, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ लैंड कवर चेंज इन पाकिस्तान? तो पॉपुलेशन का बढ़ना सबसे ज्यादा यही फैक्टर होता है। किसी भी जगह पर लैंड कवर जब चेंज होता है, यानी फॉरेस्ट को खत्म करके क्रॉपलैंड लगाई जाए, क्रॉपलैंड की जगह पर कुछ और ग्रो करवाया जाए, या उसको वैसे ही किसी जो है वो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जाए, तो इस सब को हम लैंड कवर चेंज कहते हैं। तो इसमें पॉपुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैव ड्राइवन एक्सटेंसिव लैंड यूज चेंजेस इन पाकिस्तान। So in the past several decades, its government have invested massively to bring more area under cultivation। उसके बाद फिर notably cropland expanded from the 10.9% to 51.98%। तो इतना ज्यादा एक्सपैंड कर गया क्रॉपलैंड, यानी कि हमारी जरूरत खुराक की ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से लोग जो है वो फॉरेस्ट को खत्म करके क्रॉप्स उगाना शुरू हो गए हैं। सो बिटवीन 1998 से 2022 तक जो है तकरीबन 10.9% से ये बढ़कर 51.98% हो गया क्रॉपलैंड। सो वाइल ग्रासलैंड एंड मिक्स वेजिटेशन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, सपोज करें, सो ये डिक्रीज हुए हैं, और ये 54.8% से अब जस्ट कितने रह गए? 18.14% एंड 31.7% टू 22.73% रिस्पेक्टिवली। यानी फॉरेस्ट जो है वो 31 से 22% पर आ गए हैं, और जो मिक्स वेजिटेशन है और ग्रासलैंड है वो जो है वो 54.8 से 18.14% तक आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन था, विच कंट्री हैज द बेस्ट सी फूड? अगेन इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं बनता, बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट सी फूड्स के हवाले से वो बेस्ट कंसिडर होते हैं। यहाँ पर मैंने अब आपको एक चीज मेंशन की है, जस्ट फिश एंड शेल फिश, क्योंकि सी फूड में हम ज्यादा मछली की बात करते हैं, तो ये वेस्ट स्वीडन जो है वहां पर आपको बेस्ट मिलेगा।
दे आर सम ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और अगर आप इसमें फिर ऑयस्टर की बात करेंगे तो वो जापान में बहुत अच्छा है, और अगर सी फूड सबसे ज्यादा बात करें तो वो चाइना में है। तो इस तरह आपको मैंने जैसे कहा कि इसका कोई एक प्रॉपर आंसर नहीं बनता, आप अपनी चॉइस भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी भी कर सकते हैं। लेकिन एनीवेज ये जो एक थोड़ा सा मैंने फिश और शेल फिश को रिलेट करते हुए आंसर यहाँ पर मेंशन किया है, वो वेस्ट स्वीडन के हवाले से मैंने मेंशन किया है। वाटर्स आर कोल्ड, और उसकी रीजन भी बताई है कि पानी वहां पर कोल्ड है, फ्रेश है, साल्टी है, और कंटेन प्रॉन्स, इसी तरह से लगुस्टाइन और लॉबस्टर, मसल, ऑयस्टर एंड फैंटास्टिक फिश। तो ये सारी चीजें वहां पर बड़ी अच्छी होती हैं, तो इस वजह से वेस्ट स्वीडन का नेम आप इसमें मेंशन कर सकते थे या कर सकते हैं। ये थी शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बता दिए, और आखिर पर अगेन लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं जो 2023 में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था, हाउ डज क्लाइमेट चेंज अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी। जैसे अभी यूक्रेन की हमने पीछे बात की है, तो आप किसी भी एरिया को ज़हन में रखते हुए, इवन पाकिस्तान को भी माइंड में रखते हुए, आप क्लाइमेट चेंज का फूड के ऊपर क्या इफेक्ट है, फूड के प्राइसेस कैसे बढ़ते हैं, फूड की शॉर्टेज कैसे हो जाती है, ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में। दूसरा क्वेश्चन था, व्हाट इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पिछले पेपर में भी हमने डिस्कस किया, उससे पहले भी आता रहा है, तो ये आप एक ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन अब आया हुआ था पिछले साल, तो आप इसको जब लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएगा तो कार्बन साइकिल उसको आप पूरे का पूरा मेंशन करेंगे, उसको लिखेंगे, और उसके साथ रिलेट करते हुए जो कार्बन जहां जहां पर डिपॉजिट होती है उसका आप जिक्र कर देंगे, और उसकी फिर इंपॉर्टेंस बता देंगे। और आखिरी क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था, वुड नॉर्थ अफ्रीका बिकम ग्रीन अगेन इन नियर फ्यूचर। और ये सेम वही क्वेश्चन है जो 2022 में भी आया था, सेम वही क्वेश्चन 2023 में भी रिपीट हुआ है। तो इसलिए आप इससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ चीजें कहीं ना कहीं से जरूर याद कर लीजिएगा। ये था जी 2023 का पेपर। उम्मीद है कि आप लोगों के काफी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे और इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। और अगर ऐसा है तो आप इसको जरूर आगे शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इसका फायदा हो सके। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।